गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, विवेकानंद कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम साइंस का एक टॉपिक लेकर आए हैं यहाँ पर आप सबके साथ हम एक नया टॉपिक जिसका नाम है कोशिका, सेल थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको इसकी संरचना, कोशिका की संरचना कैसी होती है, उनके अंदर कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, उन कोशिकांगों के काम क्या क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और थोड़ा सा हम चलेंगे इस कोशिका की हिस्ट्री की ओर भी कि इसकी खोज किसने की, सबसे पहले जीवित कोशिका, सबसे पहले मृत कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका, तो इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक जिसका नाम है कोशिका, जिसे हम कहते हैं जीवन की इकाई। अब यहाँ पे जीवन की इकाई बोलने का तात्पर्य क्या है? कोशिका को हमने कहा है कि ये जीवन की इकाई होती है, यह सजीवों की जो आधारभूत इकाई है, सजीवों की आधारभूत इकाई, उसको हम कोशिका का नाम देते हैं। सजीवों की आधारभूत इकाई, आधारभूत इकाई, या फिर हम इसे ही कहते हैं, आप अगर किसी बुक में परिभाषा देखोगे कोशिका की तो आपको मिलती है कि जो कोशिका है वो जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई। तो इस जो नाम बोला जा रहा है यहाँ पे कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई, इसका मीनिंग क्या होता है ये समझ लेते हैं। पहले लाइन में हमने कहा कि ये आधारभूत इकाई है। आधारभूत का मतलब होता है सबसे बेसिक, सबसे छोटी इकाई। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, एक कोई जीव है, कोई भी एक जीव है, ये मान के चलते हैं एक जीव है। इस जीव का शरीर किससे मिलकर बना है? किसी भी जीव का शरीर किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो यहाँ पे बोला जाता है कि जीवों का शरीर अंगों से मिलकर बना है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारा जो पूरा शरीर है, तो हम देखते हैं हमारे हाथ है, पैर है, सिर है ना, तो सभी अंगों से मिलकर, आँख, कान, नाक, त्वचा, इन सब से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण हो रहा है। और जितने भी नाम मैंने लिए अभी, हाथ, पैर, कान, नाक, त्वचा, ये सारे हैं हमारे शरीर के अंग। तो शरीर का निर्माण या फिर जीव का निर्माण होता है अंगों से मिलकर। अब बारी आती है कि अंग का निर्माण किससे हुआ है? तो अंगों का निर्माण होता है ऊतक से मिलकर। अंगों का निर्माण ऊतक से मिलकर होता है। फिर अगर देखा जाए ऊतक किससे बनते हैं, तो ऊतक बनते हैं कोशिका से मिलकर। तो हम यहाँ बड़े से छोटे की ओर जब आ रहे हैं तो सबसे लास्ट में आ रहा है वर्ड कोशिका, जिसको हम कहते हैं सेल। तो जीव, जो पूरा शरीर है जीव का, वो मिलकर बना हुआ है कोशिका से ही। ऐसे देखें हम सीक्वेंस से, तो पहले बना ऊतक, ऊतक से बने अंग, अंग से बना है शरीर, तो पूरा शरीर ही कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ पर बारी आती है कि कोशिका का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका भी तो किसी चीज़ से मिलकर बना होगा। तो यहाँ पे हमने एक सिद्धांत पहले ही हम छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत पढ़ाया जाता है। उसमें कोई वैज्ञानिक बोलता है कि भगवान ने सीधे, यानी भगवान का आशीर्वाद है, जीव उत्पन्न हुए हैं, जो भगवान ने कह दिया तथास्तु और पूरे संसार में जीव आ गए। पर ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा मान्यता जिस सिद्धांत को मिला वो सिद्धांत था परमाणुवाद का सिद्धांत। परमाणुवाद का सिद्धांत, परमाणुवाद का सिद्धांत, जो कि आपका रसायन शास्त्र से संबंधित है। परमाणुवाद का सिद्धांत, इसमें बोला जाता है कि कोई भी पदार्थ जो है, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कोई भी पदार्थ, चाहे छोटा से छोटा पदार्थ हो, चाहे बड़े से बड़ा पदार्थ हो, वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार कोशिका का भी जब निर्माण हुआ तो इसके अंदर जो विभिन्न प्रकार के कोशिकांग हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लाइजोसोम, राइबोसोम, ये सारे जो कोशिकांग हैं उनका भी निर्माण परमाणुओं से ही हुआ है। एटम से मिलकर ही ये सारे कोशिकांग बने हैं। लेकिन जब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हो गया या गोल्जी काय का निर्माण हो गया, तो वो सजीव नहीं है, उनमें जीवन नहीं पाया जाता है। जीवन तभी पाया जाएगा जब सारे कोशिकांग एक कोशिका में व्यवस्थित रूप से नियंत्रित होकर अपना काम अच्छे तरीके से करेंगे। जैसे यहाँ पे एक केंद्रक होगा, केंद्रक सभी को गाइडलाइन करने का काम करता है। जैसे हमारे शरीर में एक अंग है जिसको हम मस्तिष्क कहते हैं, वो मस्तिष्क हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करके रखता है। वैसे ही कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, और इस कोशिका का संचालन करता है, संचालक है ये यहाँ का, नियंत्रक। तो जब केंद्रक भी हो कोशिका के अंदर और विभिन्न प्रकार के सारे कोशिकांग भी हो, तब इसमें जीवन संभव है। तब इसमें जीवन संभव है, मतलब तभी हम इसको बोलेंगे कि ये लिविंग है, सजीव है। सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया लिविंग नहीं है, सिर्फ गोल्जी काय लिविंग नहीं है, सभी मिलकर एक साथ जब काम करेंगे कोशिका के अंदर, तब ये बन जाएगा सजीव। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई में हम एटम को नहीं ले सकते, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया को लेंगे, ना गोल्जी काय को लेंगे। जब सब मिलकर एक ऐसी संरचना बनाएं जिसका नाम क्या दिया गया?
कोशिका, यही कोशिका है जीवन की सबसे छोटी इकाई, सबसे आधारभूत इकाई, या फिर यहाँ पे बोला गया क्या, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। संरचनात्मक का मीनिंग यहाँ पे ये निकलेगा, संरचना अर्थात होता है बनावट, किसी भी जीव का बनावट कैसा है। जैसे आपने चींटी को देखा, बहुत ही छोटा होता है चींटी, है ना, आपको उसके छोटे छोटे पैर दिखाई देंगे, छोटा सिर, मतलब एकदम अच्छे से आप उसके सभी अंगों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फिर वहीं पे आप आके देखते हैं कि बहुत बड़ा जीव, हाथी देख लो आप, डायनासोर देख लो, या फिर बड़े से बड़ा डॉल्फिन या व्हेल को देखेंगे तो उनमें आपको, हाथी की बात करें तो हाथी के 4 पैर होते हैं, एक सूंड होता है, एक पूंछ होता है, उसकी बनावट अलग है। डॉल्फिन की बनावट अलग है, हम मनुष्यों की बनावट अलग है, जितने भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं सभी की बनावट अलग अलग है। और उस बनावट का कारण क्या है, क्यों अलग अलग प्रकार के हैं, क्योंकि कोशिका का अरेंजमेंट उसी प्रकार से हुआ है, कोशिका का संगठन उसी प्रकार से हुआ है कि सभी जीवों का आकार कैसा है, अलग अलग। मतलब किसी भी जीव की संरचना जैसी भी है उसका कारण है कोशिका, इसलिए बोला गया है संरचनात्मक इकाई। दूसरे नंबर पे बोला गया कार्यात्मक इकाई। जैसे हमारे शरीर के अंदर विभिन्न क्रियाएं होती है, श्वसन की क्रिया होगी, पाचन होगा, पोषण होगा, उत्सर्जन होगा, ऐसे बहुत सारी जैविक क्रियाएं चलते रहती है हमारे शरीर में। हमें महसूस हो या ना हो, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जैविक क्रियाएं हमेशा निरंतर रूप से चलती रहती है। उसी प्रकार एक छोटी सी कोशिका जिसको आंखों से देख भी नहीं सकते, उसमें भी सारी जैविक क्रियाएं चलती रहती है, उसमें भी श्वसन होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है श्वसन का काम करता है ना। गोल्जी काय है, राइबोसोम है, राइबोसोम आपका प्रोटीन निर्माण का काम करता है। तो सभी वहाँ पर मिलजुल कर कार्य करते रहते हैं, ऊर्जा का निर्माण होते रहता है, कार्य हमेशा चलते रहता है, इसलिए उसको बोला गया है कार्यात्मक इकाई, या इसी को हम क्रियात्मक इकाई भी कह सकते हैं। कार्यात्मक के जगह क्रियात्मक इकाई भी कहा जा सकता है। तो इस डेफिनेशन का मैंने हर एक वर्ड जो है उसको क्लियर कर दिया कि क्यों ऐसा कहा गया है। हमको रटना नहीं है किसी भी चीज़ को कि हाँ कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। मीनिंग पता होना चाहिए, जब आपको मीनिंग पता होगा तो किसी भी चीज़ को रटने की जरूरत नहीं है, आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब चलते हैं आगे, हम यहाँ पे फिर देखते हैं हम जो कोशिका है ना, कोशिका, इस कोशिका के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। यहाँ पर हम कौन कौन सी बेसिक जानकारियाँ हमको होनी चाहिए कोशिका पढ़ने से पहले। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका का अध्ययन, जब आप साइंस पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, अलग अलग अंगों के अध्ययन को अलग अलग नाम दिया गया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, हिंदी में तो नाम सरल है, कोशिका विज्ञान ही कह दिया जाता है, कोशिका का अध्ययन, कोशिका विज्ञान। पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो ऑप्शन देगा या क्वेश्चन देगा उसमें कोशिका विज्ञान ना देकर साइटोलॉजी शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, कोशिका विज्ञान। यहाँ पे 2 वर्ड है, एक है साइटो और दूसरा है लॉजी। जो साइटो वर्ड है, साइटो का मीनिंग होता है सेल, साइटो का मीनिंग है सेल मतलब कि कोशिका, और लॉजी जो वर्ड है वो बना है लोगोस से, जिसका मीनिंग होता है अध्ययन, अध्ययन। कोशिका और लॉजी जो है वो लोगोस से बना है, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, कोशिका का अध्ययन करना ही कहलाता है साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी के जनक कौन है, फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के जनक। कोशिका विज्ञान के जनक की जब बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है रॉबर्ट हुक का, कोशिका विज्ञान के जनक, कोशिका विज्ञान के जनक, फादर ऑफ साइटोलॉजी, रॉबर्ट हुक। ये जो रॉबर्ट हुक है ना, इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। सबसे पहले कोशिका की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक, और इन्होंने इस फील्ड में बहुत ही अच्छा काम किया। किसी ने जब कोशिका को ढूंढा नहीं था, इन्वेंट नहीं किया था, उस समय सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कोशिका की खोज की। इसी काम की वजह से इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, कोशिका विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इनके नाम पे हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं हाँ, कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज, सर्वप्रथम कोशिका की खोज, सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। जो इन्होंने कोशिका खोजा था वो कौन सी कोशिका थी। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप देखो, वहीं से दूसरा, दूसरे से तीसरा क्वेश्चन बनते जाता है। तो देख लेते हैं हम, इस कोशिका जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी वह कोशिका कौन सी थी, कौन सी कोशिका थी। तो ये कोशिका थी पादप कोशिका, पादप कोशिका। 2 प्रकार की कोशिकाएं होंगी, एक जंतु कोशिका होती है और एक होता है पादप कोशिका।
तो ये जो सबसे पहले खोजा गया कोशिका था वो था पादप कोशिका, प्लांट सेल था, लेकिन ये जीवित नहीं था, ये कोशिका था मृत, डेड सेल था, ये मृत कोशिका थी। जिस कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की वो कैसी कोशिका थी? तो मृत कोशिका थी। और कौन सी कोशिका थी? तो पादप कोशिका थी। एक दिन जो रॉबर्ट हुक थे वो बैठे थे अपनी लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी बोलती हूँ, प्रयोगशाला, लेबोरेटरी में बैठे हुए थे, और बैठे बैठे वो, उनके पास कुछ काम नहीं था उस समय, तो सोच रहे थे क्या करूँ। अचानक उन्हें दिखा एक बॉटल, ग्लास, कांच का एक बॉटल होता है ना, ये इस तरीके से लैब में बॉटल रखा हुआ था, और इस बॉटल के ऊपर लगा हुआ था कॉर्क, इस तरीके से कॉर्क लगा हुआ था। ये कॉर्क क्या होता है? तो कॉर्क है एक लकड़ी का टुकड़ा। पहले के बोतल में ऐसे कैप नहीं होता था, ढक्कन नहीं होता था, उसमें लकड़ी, उसके बोतल के आकार का ही क्या करते थे, लकड़ी काट के उसके ऊपर पैक कर देते थे, जिससे सामान जो इसके अंदर जो भी कुछ भरा हुआ है लिक्विड मटेरियल वो गिरता नहीं था, वो सुरक्षित बंद रहता था। तो इसको नाम दिया जाता है कॉर्क। अब इन्होंने सोचा ये कॉर्क को मैं देखता हूँ सूक्ष्मदर्शी में रख के कि क्या है इसके अंदर, क्या दिखाई देता है। तो उन्होंने एक स्लाइड लिया, स्लाइड के ऊपर एक कॉर्क का छोटा सा टुकड़ा रखा और माइक्रोस्कोप के द्वारा उसको देखा। माइक्रोस्कोप से जब उन्होंने देखा तो उन्हें कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई दी, ये ऐसी संरचना उन्हें दिखाई दी, और ये संरचना दिखाई दे रही थी मधुमक्खी के छत्ते के समान। मधुमक्खी का छत्ता ऐसे ही दिखाई देता है, खंड 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 खंड, डिब्बा डिब्बा दिखाई देता है। जब उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उन्हें कुछ मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी। ये खाली खाली डिब्बा उन्हें दिखाई दिया, और इस खाली डिब्बे का नाम सेला रखा उन्होंने, सेला। सेला का अर्थ होता है खाली कमरा, सेला का मीनिंग होता है खाली कमरा। इसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दिया था, बिल्कुल खाली खाली डिब्बा दिखाई दे रहा था, उन्होंने नाम दिया सेला, जिसका मीनिंग होता है खाली कमरा। फिर यही सेला वर्ड धीरे धीरे बदलता गया और परिवर्तित हो गया सेल में, जिसको हम कहते हैं कोशिका। तो सबसे पहले इन्वेंट जिन्होंने किया कोशिका का वो है रॉबर्ट हुक, कोशिका विज्ञान के जनक, सबसे पहले कोशिका की खोज करने वाले। दूसरे नंबर पे, तो अच्छा ये कोशिका तो मृत कोशिका थी, फिर बात आती है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? ये मृत कोशिका थी। अब देखो, अब होगी जीवित कोशिका की खोज। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज, यहाँ पे नाम आता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का, कोशिका की खोज, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। आप ल्यूवेनहॉक भी बोल सकते हैं इनको, शॉर्टकट नेम इसका ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक जो थे इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। सबसे पहले किसकी खोज की? जीवित कोशिका की। और जो जीवित कोशिका इन्होंने ढूंढा था उस कोशिका का नाम है, उस कोशिका का नाम है जीवाणु कोशिका। कौन सी कोशिका थी ये आपको पूछा जाएगा कि जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की, तो वो सबसे पहली ढूंढे जाने वाली कोशिका कौन सी थी? तो ये था जीवाणु कोशिका, बैक्टीरियल सेल, जीवाणु कोशिका, जीवाणु कोशिका की खोज हुई। ठीक है, अब इन्होंने की जीवाणु कोशिका की खोज। पहले तो जो हुक साहब थे उन्होंने खोजा प्लांट सेल को, और वो प्लांट सेल भी मृत कोशिका थी। अब दूसरे नंबर पे आए ल्यूवेनहॉक, तो उन्होंने एक जीवाणु कोशिका, एक बैक्टीरियल सेल को खोजा। बैक्टीरियल सेल की खोज करने वाले पहले वैज्ञानिक थे, इसलिए इनको नाम मिल गया फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान के जनक। या फिर आप बोल सकते हो सूक्ष्म जीव विज्ञान। जीवाणु जो है, बैक्टीरिया एक सूक्ष्म जीव है, तो आप सूक्ष्म जीव विज्ञान भी बोल सकते हैं, जीवाणु विज्ञान या फिर सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक। तो आपके सामने दो नाम यहाँ पे आ गए, एक नाम था ल्यूवेनहॉक का और दूसरा नाम है रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की, वहीं पे जीवित कोशिका की खोज करने वाले हैं ल्यूवेनहॉक। अब यहाँ पे तीसरा मेन पॉइंट इसका, हम बात करते हैं आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक। कोशिका विज्ञान के जनक तो ल्यूवेनहॉक है, लेकिन आधुनिक कोशिका के जनक, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक के नाम से किन्हें जाना जाता है? आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक। तो यहाँ पे नाम आता है स्वॉनसन का, के जनक, स्वॉनसन, स्वॉनसन, स्वॉनसन। इन्होंने एक बुक भी लिखी,
कोशिका के ऊपर बुक लिखा और बुक का नाम ही रख दिया सेल बुक। कोशिका पुस्तक, कोशिका के बारे में लिखा उस बुक में और बुक का नाम ही रख दिया द सेल बुक, सेल बुक। तो ये हो गए आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक। फिर तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक तो ये हैं A.K. शर्मा। A.K. शर्मा। आपको सिर्फ अगर पूछा जाए कोशिका विज्ञान के जनक तो कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको एक नाम अच्छे से याद रखना है, रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक ही कोशिका विज्ञान के जनक है। अगर आपको प्राचीन, आधुनिक, भारतीय कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप सीधे आंख बंद करके टिक लगाओगे रॉबर्ट हुक को, लेकिन शब्द दिया आधुनिक तो आधुनिक में आ जाएगा स्वॉनसन का नाम, और भारतीय शब्द जुड़ गया तो नाम आएगा A.K. शर्मा का। इतना सा बात आपको याद रखना है बस। फिर इसके बात करते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका, इसमें हम संसार से रिलेटेड, पूरे विश्व से रिलेटेड भी बात करेंगे और बात करेंगे कि हमारे शरीर की, मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। पहले हम संसार के संबंध में बात करेंगे कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका, देखे हैं आप में से कोई देखा है शुतुरमुर्ग का अंडा? ओरिजिनल में अगर कोई नहीं देखा होगा, वास्तविकता में नहीं देखे होंगे, पर आपने इमेज तो देखा होगा, फोटो में देखा होगा, या फिर नहीं देखे होंगे तो आज जरूर देखिएगा कि उसका साइज़ क्या होता है। मैं आप लोग को ये होमवर्क देती हूँ कि ये इसका साइज़ आप लोग बताएंगे कितना होता है इसका आकार, साइज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। दूसरा, छोटी कोशिका की बात करते हैं। सबसे छोटी कोशिका संसार की, तो यहाँ पे आता है एक जीवाणु है। सबसे छोटी कोशिका है जीवाणु कोशिका और उस जीवाणु का नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। इस माइकोप्लाज्मा को दो और अलग अलग नामों से जाना जाता है। माइकोप्लाज्मा का भी साइज आप लोग बताएंगे, कमेंट करिएगा जरूर, ठीक है। माइकोप्लाज्मा को हम कहते हैं जंतु जगत का जोकर। जंतु जगत का जोकर। जोकर जो होता है ना, हमको हंसाने का काम करता है, रोते हुए को भी हंसा देगा। अब ये जो जोकर है कैसे हंसाता है लोगों को? अपनी बनावट को परिवर्तित कर करके, अपनी संरचना में बदलाव कर करके। कभी अपने चेहरे पर लाल कलर पोत लेगा, तो कभी नीला कलर, तो कभी पीला कलर। वो अजीब अजीब हरकतें करता रहता है, अपने बॉडी के हर अंग को, हाथ पैर को अजीबोगरीब तरीके से इधर उधर मटकाते रहेगा और हमको हंसाते रहता है। ये जो माइकोप्लाज्मा है वो भी जोकर की तरह हमेशा अपनी संरचना को बदलते रहता है। जोकर की तरह अपनी संरचना को हमेशा बदलते रहता है। इसका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता, इसलिए इसको जंतु जगत का जोकर कहा गया है। दूसरे नंबर पे इसी को हम जानते हैं PPLO के नाम से, और तीसरा हम जानते हैं MLO के नाम से। आपको चाहे माइकोप्लाज्मा बोले, PPLO कहा जाए, MLO कहा जाए, या जंतु जगत का जोकर, वही है कौन? सबसे छोटी कोशिका। फुल फॉर्म देख लेते हैं इसका क्या होता है। फुल फॉर्म PPLO, प्लूरो निमोनिया, न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म। फिर दूसरा है MLO। MLO का पूरा नाम होता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु, बहुत ही छोटा है, अणु के समान है संरचना इसकी, इसलिए बोला गया है मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। तो तीनों नाम आपको याद रखने हैं, PPLO, MLO, या फिर कहा जाए माइकोप्लाज्मा, या कहा जाए जंतु जगत का जोकर। यही है सबसे छोटी कोशिका। फिर हम बात करते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे छोटी। बड़ी कोशिका, फिर बात करते हैं छोटी कोशिका की। दोनों ही युग्मक ही हैं, चाहे हम बड़ी कोशिका की बात करें या छोटी कोशिका की बात करें, दोनों ही ये युग्मक है। बड़ी कोशिका होती है अंडाणु, ये फीमेल की बॉडी में पाया जाता है, फीमेल गैमिट है ये, फीमेल गैमिट, जिसको हम कहते हैं मादा युग्मक, मादा युग्मक। और दूसरे नंबर पे बात करते हैं छोटी कोशिका की, तो ये पुरुषों के शरीर में पाई जाती है, जिसको कहा जाता है शुक्राणु, और ये हैं मेल गैमिट, मेल गैमिट, नर युग्मक,
नर युग्मक। नर युग्मक। और फिर ये तो हो गया छोटी और बड़ी कोशिका। पूछा जाता है सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका में आता है तंत्रिका कोशिका का नाम, जो जिसकी लंबाई लगभग 2 मीटर तक होती है ना। तंत्रिका कोशिका है क्या? तो तंत्रिका कोशिका जो है वो ब्रेन से कनेक्ट होती है, हमारे शरीर के अंगों को मस्तिष्क से जोड़ने का काम करती है। ब्रेन जो भी मैसेज देगा उसको शरीर के अंगों तक पहुंचाएगा और शरीर के अंगों के संदेश को पहुंचाता है मस्तिष्क तक। एक मीडिएटर का काम करता है, संदेशवाहक का काम करता है ये, और यही है सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। अब मैंने आप लोग के लिए काम बता ही दिया है, क्या क्या काम है? छोटी बड़ी, संसार की सबसे छोटी बड़ी, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, इसका साइज आप लोग बताएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, प्रकार के बारे में इसके कि कोशिका के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका। ये 2 डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये वाला है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और जो अगला डायग्राम दिख रहा है वो है आपका यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक। देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता क्या है, मैं इसको पहले बता देती हूँ। देखो आपको दोनों डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है जो कि एक जीवाणु की कोशिका है, और ये वाला है यूकैरियोटिक कोशिका जो कि आपका जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका कैसे पहचान किया जाता है ये भी आगे अभी मैं अंतर बताऊंगी दोनों में, फिर वो क्लियर हो जाएगा। ये है जंतु कोशिका और ये है आपका जीवाणु की कोशिका, जिसके अंदर आपको क्या क्या संरचना दिखाई दे रहा है। देखो सेल वॉल तो है ही, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, पाइला, न्यूक्लियोइड, ये सब। पाइला जो है वो बाहर की चीज़ है, अंदर को देखना है अभी हमको कि इसके अंदर कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। यहाँ पे जब आपने देखा तो एक तो दिखा आपको सेल वॉल, दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरा साइटोप्लाज्म, चौथा राइबोसोम, अब इसके अलावा न्यूक्लियोइड, फिर बाकी जो है ये बाहर की संरचना है, ये भी कैप्सूल भी। पर जब हम आते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में तो यहाँ पे बहुत सारे कोशिकांग हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकांग में कोशिकांगों की संख्या कम होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकांग में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगा, लाइजोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन, राइबोसोम, कैस्ट्रॉल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इतने सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। पहले मैं दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ, फिर आगे चलेंगे हम। चलिए पहले देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका को। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहला अंतर, जैसे ये एक है कोशिका, ये कौन सी कोशिका है ये नहीं बता रही हूँ मैं, ये सेल है, देखिए है ना। इस सेल के अंदर एक संरचना होती है जिसको हम कहते हैं केंद्रक। ये है केंद्रक, ये है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। अब हम यहाँ देखते हैं, ये तो केंद्रक है, केंद्रक के बाहर का आवरण जो है ये केंद्रक झिल्ली कहलाएगा। केंद्रक झिल्ली। जो कोशिका के बाहर का आवरण है वो कोशिका झिल्ली कहलाता है और केंद्रक के बाहर का आवरण केंद्रक झिल्ली कहलाता है। केंद्रक के अंदर होता है आनुवांशिक पदार्थ। केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ। ये जेनेटिक मटेरियल आपका आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, लेकिन एक ही जीव में डीएनए और आरएनए दोनों आनुवांशिक पदार्थ नहीं होंगे, या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। हमारे शरीर के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। ये है आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, जो कि किसके अंदर है, केंद्रक के अंदर आनुवांशिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ भरा हुआ है। कौन पैक करके रखा है इसको, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली आनुवांशिक पदार्थ को बांध कर रखा हुआ है और इस पूरी संरचना को हम कहते हैं केंद्रक।
ठीक है। अगर मैं इस झिल्ली को यहाँ से हटा दूँ, मैं झिल्ली गायब कर देती हूँ यहाँ से, चलो ये झिल्ली हट गया। अब क्या होगा, ये जो अनुवांशिक पदार्थ है क्या इतने से ही जगह में रहेगा कि इधर उधर भी जा सकता है? अब ये इधर बिखर सकता है ना। जैसे ही मैंने इस झिल्ली को हटाया, ये अनुवांशिक पदार्थ ऐसे इधर भी जा सकता है, इधर जा सकता है, इस केंद्रक में पूरी तरीके से बिखर जाएगा। आप ये इमेजिन करिए कि आप मार्केट गए, आपने कोई सामान खरीदा, कोई भी सामान हो सकता है, आपने चावल खरीदा, आपने चावल रखा हुआ है, वो चावल दुकान वाला आपको चावल देता है पॉलीथीन में। किसमें दिया? पॉलीथीन में, झिल्ली में दिया। लेकिन घर आते आते वो पॉलीथीन आपसे छूट गया, आपके हाथ से छूट गया पॉलीथीन और चावल पूरा बिखर गया। क्या अभी भी झिल्ली फट गया अगर, तो चावल क्या हो गया? बिखर गया। वैसे ही यहाँ पर होता है, जब तक केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली जब तक है वो अनुवांशिक पदार्थ को बांध कर रखती है, लेकिन केंद्रिक झिल्ली जहाँ ना हो, केंद्रक झिल्ली ही ना हो, तो अनुवांशिक पदार्थ बिखरे हुए रहते हैं। अब आप ये जानते होंगे कि पहले के ज़माने में क्या होता था, जितनी भी हम सामान खरीदते थे वो अनपैक रहता था, आपको पॉलीथीन के अंदर पैक नहीं मिलता था। आज आप मार्केट जाओगे, बड़े बड़े मॉल में देखोगे तो हर चीज़ पैकिंग में मिलता है, पॉलीथीन में पैक। 1 किलो का चावल, आधा किलो का चावल, वो भी पैक मिलेगा। दाल ले लो, कोई भी सब सामान ले लो, आपको सभी चीज़ पैकिंग में मिलता था। तेल भी पैकिंग में मिलता है, पहले नहीं मिलता था, आपको बॉटल या डिब्बा लेके जाना पड़ता था और वहाँ से आप तेल खरीद कर लाते थे। तो पुराने ज़माने में पैकिंग में चीज़ें नहीं मिलती थी, लेकिन आज के ज़माने में हर चीज़ पैकिंग में मिलता है। बस यही चीज़ आपको याद रखनी है और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आपका क्लियर हो जाएगा। पहले के ज़माने में पैकिंग में नहीं मिलता था सामान, आज के ज़माने में पैकिंग में मिलता है। अब देखेंगे, समझेंगे इसको। प्रो का जो मीनिंग है, प्रो का मीनिंग होता है एंशिएंट, पुराना, प्राचीन। प्रो का मीनिंग क्या होता है? एंशिएंट, प्राचीन होता है इसका मीनिंग, पुराना या प्राचीन बोल सकते हो आप। तो जिसमें केंद्रक पुराने प्रकार का होता है, जिस कोशिका में केंद्रक पुराने प्रकार का होता है, पुराने प्रकार का मतलब पैकिंग में नहीं होगा, ठीक। पुराने प्रकार का मतलब वो पैक नहीं होगा, पैक नहीं है, पैकिंग में नहीं है, पैक नहीं है। और नए प्रकार का जो होता है वो पैक होता है, पैक होता है। किस में पैक होता है? झिल्ली में ही तो पैक होगा भाई। किस में पैक होगा? झिल्ली के अंदर। पॉलीथीन, जिसको हम मेम्ब्रेन कह रहे हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे झिल्ली में पैक होगा। क्या चीज़? हम यहाँ पे चावल दाल की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोशिका की बात कर रहे हैं। यहाँ पे चावल दाल नहीं आएगा भाई। पुराने ज़माने और अभी की बात करें तो चावल दाल ले रहे थे एग्जाम्पल में, लेकिन कोशिका की जब बात कर रहे हैं तो इसका केंद्रक पैक नहीं होता था। पुराने समय में केंद्रक पैक नहीं होता था, आज के समय में केंद्रक पैक होता है। पुराने समय की कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका, प से प्रोकैरियोटिक, प से पुराना, पुराने प्रकार की कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका, नए प्रकार की कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका। मतलब पैकिंग किस में होगा और किस में नहीं, क्लियर है? ठीक, चलिए अब हम देखते हैं, ये पहला अंतर हो गया, पहला डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। फिर हमने जब आपको डायग्राम दिखाया था तो उसमें था एक संरचना माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। चलिए, यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। तीसरी संरचना है गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया में याद रखेंगे श्वसन का काम होता है। फिर है गोल्जी काय, गोल्जी काय यहाँ पर भी नहीं पाया जाएगा, परंतु यहाँ पे गोल्जी काय पाया जाएगा, गोल्जी काय पाया जाएगा। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं लाइजोसोम, लाइजोसोम, लाइसोसोम भी यहाँ पर नहीं पाया जाएगा, लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा। और यहाँ पे लाइसोसोम पाया जाएगा, लाइसोसोम पाया जाएगा। फिर हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्टकट में कहते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे पाया जाता है 70S टाइप का, और यहाँ पाया जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 80S प्रकार का, 80S, ठीक है। ये हो गया अंतर।
फिर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनमें से कौन सी कोशिका प्रोकैरियोटिक प्रकार की है, या बोल दिया जाएगा यूकैरियोटिक प्रकार की है, आपको बताना पड़ेगा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन कौन सी होती है, चलिए देखते हैं। ये तो हो गया। अब हम आते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किस में होगा। तो ये है आपका प्रोकैरियोटिक, यहीं पर बता देती हूँ इस चीज़ को मैं कि प्रोकैरियोटिक किस में और यूकैरियोटिक किस में पाया जाता है। ये है प्रोकैरियोटिक और ये है यूकैरियोटिक। चलिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका सबसे पहले बात करते हैं जीवाणु की। तो जीवाणु में पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। जीवाणु के अलावा नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, और तीसरा है साइनोबैक्टीरिया। इन तीनों की कोशिकाएं जो है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती हैं, साइनोबैक्टीरिया। फिर आते हैं यूकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है। तो यूकैरियोटिक कोशिका शैवाल की कोशिका होती है यूकैरियोटिक, कवक की भी कोशिका यूकैरियोटिक, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ये चारों कोशिकाएं होती है यूकैरियोटिक टाइप की। ठीक है, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, इन तीनों में प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है, और शैवाल, कवक, प्लांट और एनिमल, पादप और जंतु, इन सब की कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। मतलब जो यूकैरियोटिक कोशिका है वो सुविकसित कोशिका है, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उनमें जो केंद्रक झिल्ली है वो पूरी तरीके से या तो डेवलप नहीं होती या तो केंद्रक झिल्ली पाया ही नहीं जाता है। अब फिर से अगेन हम बात करते हैं, कोशिका अगर सिर्फ एक है, सिर्फ एक ही कोशिका से कोई जीव बना हुआ है तो उसको क्या कहेंगे, और एक से ज़्यादा कोशिकाओं से बना हुआ है तो उसको क्या कहेंगे। जब जीव सिर्फ सिंगल सेल से बना होता है, एक ही कोशिका से बना होता है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका का बना हो तो उसको हम कहते हैं एक कोशिकी, उसको कहा जाएगा एक कोशिकी जीव और बहुकोशिकी जीव, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। जब कोई भी जीव, किसी भी जीव की कोशिका सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से बनी हो तो उसको हम कहेंगे एक कोशिकी। एक कोशिका से निर्मित जीव, एक कोशिका से निर्मित जीव एक कोशिकी कहलाएगा। हम यहाँ पे वर्गीकरण जो कर रहे हैं उसका आधार है कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार। कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होंगे, एक होगा एक कोशिकीय जीव और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। जब कोई कोशिका मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हो, जब कोई जीव बहुत सारी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, बहुत सारी कोशिकाओं से, तो उसको कहा जाता है बहुकोशिकीय जीव। ये सब तो एकदम कॉमन सी बात है, हम 6वीं 7वीं में पढ़ते हैं ये सारा चीज़ कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव किसे कहा जाता है। फिर आगे हम चलते हैं, यहाँ पे कोशिका अगेन फिर से 2 प्रकार के हम बांट सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा उच्च श्रेणी के जीव हैं, जिनमें आता है आपका पौधा और जंतु, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो 2 भाग में बांटेंगे हम कोशिकाओं को, एक होगा पादप कोशिका और दूसरा होगा जंतु कोशिका, प्लांट सेल और एनिमल सेल। ये डायग्राम देखिए, ये जो डायग्राम है ये वाला, ये है पादप कोशिका का, ये डायग्राम पादप कोशिका का है, प्लांट सेल, और जो साइड में है ये है जंतु कोशिका, एनिमल सेल, जंतु कोशिका। अब इनमें भी कुछ अंतर पाए जाते हैं, बेसिक कुछ डिफरेंस है, हम कैसे पहचान करेंगे। तो सबसे पहला और बेसिक अंतर होता है, देखो ये जो कोशिका है, देखो ये है कोशिका, इसके ऊपर 2 आवरण दिखाई दे रहे हैं आपको, इसके ऊपर 2 आवरण दिख रहे होंगे। देखो पहला आवरण ये वाला और दूसरा ये वाला, 2 आवरण है इसके ऊपर। एक कोशिका, इसके ऊपर 2 आवरण है, 2 लेयर है। एक जो है बाहर वाला आवरण, ये कहलाता है कोशिका भित्ति, इसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति, और अंदर वाला जो आवरण है ये वाला, इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। एक होता है कोशिका भित्ति और दूसरा होता है कोशिका झिल्ली। हम बात कर रहे हैं पादप कोशिका की। पादप कोशिका 2 आवरणों से घिरा होता है, अंदर वाला आवरण कहलाता है कोशिका झिल्ली और बाहर वाला आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। पर जब हम देखेंगे एक एनिमल सेल को तो हमको एक ही आवरण दिखाई देता है और वो आवरण होता है कोशिका झिल्ली। कोई भी यहाँ पे भित्ति नहीं पाया जाता, सेल वॉल नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें पाया जाता है कोशिका झिल्ली, इसमें पाया जाता है सिर्फ कोशिका झिल्ली। तो पहला डिफरेंस हो गया कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है।
फिर दूसरे नंबर पे हम देखें तो यहाँ पर एक लवक पाया जाता है, पादप कोशिका में लवक पाया जाता है, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट कहते हो आप जिसको। पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि भोजन निर्माण करने में सहायता करता है। कैसे, कौन सी प्रक्रिया होती है भोजन बनाने की? तो होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसमें ये वाला देखो, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये लवक पाया जाता है किसमें? जो पादप कोशिका में, ठीक है, पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। कौन सा लवक है? यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट भी पाया जाता है, मतलब इसमें लवक पाए जाते हैं। लेकिन जंतु कोशिका में कहीं पर भी कोई लवक नहीं पाया जाता, इसमें लवक नहीं पाए जाते। अगर हमें भी लवक पाया जाता तो हम भी पीले, नीले, हरे, गुलाबी अलग अलग कलर के दिखाई देते, लेकिन नहीं, हमारी जो त्वचा है वो एक ही रंग की होती है और उस रंग का कारण होता है मेलेनिन। एक वर्णक है, ये लवक नहीं है, ये वर्णक होता है, ठीक है। पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते। फिर हम तीसरी संरचना की बात करते हैं, जो कि ये बड़ा सा खाली जगह आपको दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, रिक्त है, वो है रिक्तिका। जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, उसको हम कहते हैं रिक्तिका। यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा नहीं है, ये भी रिक्तिका है, वैक्यूल रिक्तिका दोनों में ही पाया जाता है। रिक्तिका पादप कोशिका में भी पाया जाएगा, रिक्तिका जंतु कोशिका में भी पाया जाएगा, लेकिन साइज में यहाँ पे देखो, साइज में अंतर है। पादप कोशिका में साइज बड़ा होगा, रिक्तिका का आकार बड़ा है, और वहीं पे जंतु कोशिका में रिक्तिका का आकार छोटा है, छोटे आकार का है ना, छोटा है और यहाँ पर बड़ा है। फिर जैसे हम खाना खाते हैं, हमने खाना खाया, हम जब खाना खाते हैं तो क्या होता है, खाना खाने के बाद जितनी एनर्जी बनी है, ऊर्जा बना है, जितना ग्लूकोज बना है, उसका उपयोग हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं करेगी। और उपयोग करने के बाद कुछ मात्रा में अगर ग्लूकोज बच गया है तो उसको कहीं पे स्टोर करके रख देते हैं, ठीक है। जो ग्लूकोज बचा हुआ है उसको क्या कर देंगे, स्टोर करके रख देंगे। आप नॉर्मल सी बात करो, यहाँ पे आपके घर में आया कोई भी सामान है ना, हर महीने हम राशन लेते हैं जिसमें से हमने उपयोग कर लिया, लेकिन जो आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आ गया है तो आप उसको और अच्छे से कवर कर लोगे पूरे तरीके से कि उसमें हवा ना लग जाए, वो खराब ना हो जाए, और उसको एक अच्छे से जगह में ले जाकर रख देते हो। इसको कहते हैं स्टोर करना, संचित करना। पादप कोशिका जो होती है, पादप कोशिका में संचित भोज्य पदार्थ जो बचा हुआ है ना, जिसको स्टोर करके रखना है, संचित भोज्य पदार्थ, वो मंड के रूप में होता है। संचित भोज्य पदार्थ मंड के रूप में होता है, मंड, स्टार्च कहते हैं इसको, स्टार्च। संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है, मंड होता है। लेकिन जंतु कोशिका में संचित भोज्य पदार्थ होता है ग्लाइकोजन। ये अंतर है। संचित भोज्य पदार्थ पौधों में मंड के रूप में है, जबकि जंतु कोशिका में वही संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में होता है ना। तो हमने यहाँ पे अंतर देख लिया, क्या क्या अंतर है, ठीक है, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी। अच्छा, ग्लाइकोजन में क्यों बदला गया इसको, ये भी एक सवाल है। हमारी कोशिका में, हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित है भोज्य पदार्थ, ग्लूकोज के रूप में क्यों संचित नहीं है? तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, हमने खाना खाया। देखो बता देती हूँ, हालांकि आपका ये पाचन से संबंधित है ये बातें, लेकिन मैं यहाँ पर इसको बात आई है तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। चलिए, हमने खाना खाया, भोजन किया, इस खाने का पाचन हुआ, डाइजेशन हुआ, पचने के बाद हमको ऊर्जा मिली। ऊर्जा क्यों मिल रही है? क्योंकि पचने के बाद यहाँ से आया, ग्लूकोज बना हमारे शरीर में। ऊर्जा कैसे मिल रही है? तो ग्लूकोज से ही सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से ही हमको सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। मैंने यहाँ पे दो नाम ले दिए, एक ग्लूकोज बोल दिया, एक कार्बोहाइड्रेट। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। मैं यहाँ पे चलो ग्लूकोज ना लिख के, जब भोजन का पाचन हुआ तो कार्बोहाइड्रेट, पोषक तत्व मिलेंगे ना, पाचन होने के बाद हमको पोषक तत्व मिलेंगे। चलो कौन कौन से पोषक तत्व? कार्बोहाइड्रेट, फिर है प्रोटीन और वसा। प्रोटीन और वसा, इन तीनों में से हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देता है। इस कार्बोहाइड्रेट को फिर से तोड़ा जाएगा और तोड़ने के बाद ये ग्लूकोज में बदल जाता है। तोड़ने के बाद ये जो ग्लूकोज में बदलेगा, है ना, ये जो ग्लूकोज में बदलेगा उसे ही पाचन कहते हैं। यही क्रिया पाचन कहलाती है, यही क्रिया पाचन कहलाती है। अब ये ग्लूकोज जितना हमको ज़रूरत था हमारी सारी कोशिकाओं ने ले लिया। अब जो बचा हुआ ग्लूकोज है
उसको स्टोर किया जाएगा। कहाँ पर स्टोर किया जाएगा? हमारे लीवर में। पाचन तंत्र का एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं लीवर, यकृत। इस लीवर में इस ग्लूकोज को स्टोर किया जाएगा, लेकिन ग्लूकोज के रूप में नहीं, इसको बदला जाता है। जो ग्लूकोज बना, अब इसको संचित करना है तो हम इसको बदलेंगे ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन में जब हमको किसी चीज़ को संचित करके रखना होता है ज़्यादा समय के लिए, तो हम पूरी तरीके से ये देखेंगे ना वो खराब हो, ना उसकी वजह से कोई और चीज़ें खराब हो, है ना ग्लूकोज खराब हो और ना ही ग्लूकोज के कारण हमारे शरीर में और भी जो चीज़ें हैं उनमें से कुछ खराब हो, है ना। पाचन तंत्र में, परिवहन तंत्र में हम सारा चीज़ पढ़ेंगे कि क्या कैसे होता है। ग्लूकोज जो है ये हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है और जाता है हर एक कोशिका तक। ब्लड में ग्लूकोज है, अगर ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ गई, हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ गई, तो हमको हो जाता है डायबिटीज़, जिसको हम कहते हैं शुगर, हमको हो जाएगा डायबिटीज़, है ना। तो डायबिटीज़ एक बीमारी है, उस बीमारी से बचने के लिए ब्लड में शुगर का लेवल ना बढ़े, इसके लिए ग्लूकोज को बदला जाता है ग्लाइकोजन में। और बदलने का काम करता है एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन। अब जब भी हमको ऐसा समय आया कि हमको खाना ना मिला, तो फिर से ये ग्लाइकोजन हमको एनर्जी देने के लिए ग्लूकोज में बदलेगा, इसको कहते हैं ग्लूकागोन। ग्लूकागोन, ग्लूकागोन हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। देखिए मैं फिर से बता देती हूँ, अगर ये वाला जो मैं बताई हूँ वो किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो एकदम ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दूसरे टॉपिक का है, ये आपका पाचन तंत्र में पढ़ाया जाएगा। अगला वीडियो जब भी पाचन तंत्र का बनेगा उसमें आप इसको अच्छे से समझिएगा। अभी मैं सिर्फ इसलिए इसको बताई कि यहाँ पर बात आया था कि जो स्टार्च होता है वो किस में होता है? पौधों में। पौधों में संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में होता है और जंतुओं में होता है ग्लाइकोजन के रूप में। तो ग्लाइकोजन में क्यों बदला गया है, किसको बदला गया है? तो ग्लूकोज को ही ग्लाइकोजन में बदला गया है और ये ग्लाइकोजन यकृत में रहता है, यकृत में। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो या आप क्या करना चाहते हैं, कंटिन्यू टॉपिक वाइज क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, हमारा संस्थान है विवेकानंद एकेडमी, आप ऑफलाइन भी यहाँ पे कक्षाएं ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे नियमित रूप से कक्षाएं संचालित होती है। ठीक है, और मैं एक बात कहना चाहूँगी आपको, अगर ये सारा चीज़ जो हम अभी कोशिका के बारे में सिर्फ क्या पढ़े हैं, बेसिक, अभी हम कोशिका पे गए ही नहीं हैं, अभी हमने एक भी कोशिका अंगों को नहीं पढ़ा है। आपको वो सारी चीज़ें अगली वीडियो में मिलेगी। ठीक, अगली वीडियो पे बने रहिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।